स्टार्ट कर दीजिए वीडियो। हम लोग का हेडिंग क्या था? ओके हम लोग पढ़ रहे थे एवरीवन, टू वोलेटाइल लिक्विड बट बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल, राइट? तो टू वोलेटाइल लिक्विड है और कंप्लीटली इमिसिबल है, तो वो आप साथ में लिक्विड साथ में रहेगा, बट साथ में होते हुए भी अपना जैसे इंडिविजुअल प्योर ए और प्योर बी, अगर ए और बी प्योर रहता वो जो अपना प्रॉपर्टी शो करता, तो प्योर रहता ये तो क्या करता, पी नॉट ए डेवलप करता। अब प्योर बी रहता तो क्या डेवलप करता, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा। यहाँ जो वेपर प्रेशर डेवलप ड्यू टू ए इक्वल टू पी नॉट ए एट गिवन टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर डेवलप बाई बी इक्वल टू व्हाट, पी नॉट बी, करेक्ट। तो एक लाइन लिख लीजिए। या कुछ लिखवाए थे क्या इसमें? नहीं लिखवाए थे, लिखे तो फॉर मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, for mixture of two completely immiscible liquids, each liquid exerts its own vapor pressure. Each liquid exerts its own vapor pressure independent of other. And the total vapor pressure is the sum of separate vapor pressure, and the total vapor pressure is the sum of separate vapor pressure of two component in the pure state at given temperature. लिखिए, and the total vapor pressure is the sum of the separate vapor pressure of two components in the pure state at the given temperature. इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इक्वल टू क्या रहेगा, तो पी ए इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट ए ही रहेगा, समझे? अब पी बी क्या रहेगा, पी नॉट बी। प्योर फॉर्म में जो करता था वही यहाँ पे करेगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, समझे? यहाँ पे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, वो मिसबल सॉल्यूशन के लिए था। किसके लिए था? यस। तो अब यहाँ पे पी, लेकिन यहाँ पे डाल्टन्स लॉ तो वैलिड रहेगा। डाल्टन्स लॉ किसके लिए? मिक्सचर ऑफ गैस के लिए। गैस के फॉर्म में तो आपस में मिक्स है, राइट? तो पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश ए पी एस, सर लिखेंगे। और पी बी के लिए क्या लिखिएगा, एक्स डैश बी पी एस। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इक्वेशन 4 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, पी ए बाई पी बी इक्वल टू व्हाट, एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी।
और पी ए बाई पी वी को आप क्या बोल सकते हैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एन डैश ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फॉर्म डिवाइड बाई एन डैश बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस फॉर्म। एन डैश और एन डैश आपस में कैंसिल, करेक्ट। इस ये रेशियो पूछा जाएगा आपको। कम 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 किसी साल ए पूछा गया है, मास ऑफ ए एंड बी का रेशियो इन वेपर फेज, तो दिस बाई दिस इक्वल टू क्या, इसको यहाँ पे लाकर वैल्यू बता देंगे। अगर पी नॉट भी पता रहेगा तो, अब मोलर मास पता रहेगा तो अब वहाँ से लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस मेथड का जितना कम यहाँ पढ़ना है उसके जस्ट उल्टा कर दीजिए। मच मच मोर यूज होता है इंडस्ट्री में, खास करके ऑयल की इंडस्ट्री में। आप एक चीज़ का नाम सुने जिसका नाम है अलकतरा। क्या होता है, रोड बनाने का काम में आता है, राइट। तो एक्चुअल में वो क्या है, अलकतरा का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, लाइक 600 डिग्री से, राइट। तो मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ कंप्लीटली इमिसिबल है, ऐसे भी जनरली डीजल पेट्रोल क्या है, कंप्लीटली नॉन पोलर, और वाटर है हाईली पोलर, दोनों मिक्स होना बहुत कम चांस है। बट वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज सो मच हाई, मतलब मोर देन 600 डिग्री सी, और कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप किया जाए जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी कम हो जाए। किससे कम, 100 डिग्री से। तब एनर्जी का बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगा अगर उसको बॉयल करना है, वेपर फेज में लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं
कि वैसा वेरी लेस वोलेटाइल लिक्विड जो वाटर के साथ कम्प्लीटली इमिसेबल है, उसमें हम लोग वाटर को ऊपर में एक उसके लेयर पे डाल देते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 600 डिग्री सी, राइट। आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बट आपका कंडीशन ये है कि मैं बहुत इफ़िशियंट हूँ, मैं काम को मतलब 10 दिन के काम को मैं 1 दिन में कर सकता हूँ 12 आवर के अंदर, बट आपका कंडीशन कि आपके साथ कोई बगल में बैठा रहे, आप अकेले बैठ के काम नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके साथ एक महा आलसी इंसान को बैठा दें, आपको उससे मतलब ही नहीं है, बट यह है कि वो आपको देख के थोड़ा काम कर सकता है। तो अगर वो नहीं हेल्प करेगा तो आप 12 आवर, बट साथ में अगर वो भी है तो आपको थोड़ा तो फ़र्क पड़ गया, थोड़ा तो आपको हेल्प करेगा। तो जो 12 आवर में ख़त्म होता है वो 11.5 आवर में ख़त्म हो जाएगा। 11.5 आवर का काम आपने किया, हाफ एन आवर कम से बैठे बैठे बहुत कुछ किया, राइट। सेम सिचुएशन, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन है कि जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसके ऊपर 1 atm प्रेशर क्रिएट कर देना है। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट 1 atm, करेक्ट। तो अगर हम लोग लेस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर वाटर को मिक्स कर दें तो वाटर भी अपना वेपर क्रिएट करेगा, बट वो भी तो थोड़ा करेगा। तो वाटर प्योर रहता तो क्या होता 100 डिग्री सी तक जाता, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी एस इक्वल टू वाट। अगर प्योर वाटर रहता तो पी नॉट एस टू क्या 100 डिग्री सी तक पहुंचता 1 atm क्रिएट करने के लिए, लेकिन साथ में किसी को और हेल्प कर दें, उसको सपोर्ट कर देगा, तो हो सकता है कि 1 atm के लिए उसको वाटर को 98 डिग्री सी में ही क्रिएट हो जाए। लेकिन वो सारा काम किसने किया? वाटर ने 1 atm डेवलप करने के लिए। फ़ायदा किसको मिल गया? पार्टनर को, क्योंकि उसके ऊपर कितना क्रिएट हो गया 1 atm, और 1 atm ऐड कर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे तो वेपर फेज में जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं कि लेस वोलेटाइल, इसका लैंग्वेज में दे दूँगा, लेस वोलेटाइल लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 500-600 है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, बोथ आर कम्प्लीटली इमिसिबल, मिक्स करके हम लोग इसको हीट करते हैं। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम हो जाता है। वजह वाटर का 100 डिग्री से उसका 600 डिग्री, लेकिन अब जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो 100 से नीचे 95-98 डिग्री से आ जाएगा, करेक्ट। तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? हम लोग क्या वाटर के लिए किए थे काम या लेस वोलेटाइल के लिए? लेस वोलेटाइल के लिए। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट स्टीम डिस्टिलेशन। तो नहीं था कि इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पे होता होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग, वहाँ तो कोई 1 kg का तो वेपर बनाना नहीं है, टन बाई टन का बनाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। तो मेन काम क्या करना था? उसके सरफेस पे 1 atm क्रिएट करना था, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। तो ये तो इसका क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। लिखिए स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर द पहला पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, द बॉइलिंग पॉइंट of a solution of 2 immiscible liquid is less than individual boiling point of both the liquid. The boiling point of a solution of 2 immiscible liquid is less than the individual boiling point of both the liquid. Second point, a system of 2 immiscible liquid, a system of 2 immiscible liquid will boil when the total vapor pressure is equal to atmospheric pressure, comma, the boiling point of the mixture is, the boiling point of mixture is lower than
is lower than that of either constituent. The boiling point of the mixture is lower than that of either constituent. Third point. Since the total vapor pressure is independent of since the total vapor pressure is independent of, एक मिनट स्टूडेंट, जब आपस में मिक्स ही नहीं हो रहा है लिक्विड तो किसका कितना रिलेटिव अमाउंट लेते हैं उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि दोनों का वहाँ थोड़ा भी अमाउंट बचा रहेगा, राइट। फर्क कब पड़ता है? जब डाल्टन्स लॉ लगाना रहता, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए एक्स बी। बट वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में क्या उसका करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। वो कब करते हैं? जब मिक्स हुआ, मिक्स नहीं हुआ तो वहाँ पे ये काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंस द टोटल वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू लिक्विड, the relative amount of two liquid, comma, the boiling point and the composition of vapor, the boiling point, comma, and hence the composition of vapor will remain constant as long as the two layers are present, as long as the two layers are present. एक पॉइंट और लिख लीजिए। Generally organic compound, generally the organic compound that has higher boiling point than water can be boiled at a much lower temperature by passing a steam through it, by passing समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O मान लेते हैं मोटा मोटी 100 डिग्री से, करेक्ट है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं 600 डिग्री से। अब दोनों को मिक्स करके करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ H2O प्लस दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑलमोस्ट लेस देन 100 डिग्री से रहेगा। इसमें फ़ायदा किसको हो गया? इससे हो गया। बजाय ऑलमोस्ट 1 atm का वेपर किसने क्रिएट कर दिया है? इसने क्रिएट कर दिया है। बट उसका लाभ हम लोग किसके लिए कर रहे थे काम? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट? स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। तो सर इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, तब पूछा जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसके बीच में रहेगा या लेस देन दिस वन हो जाएगा, प्रोवाइडेड दोनों क्या है, मिसबल या कम्प्लीटली इमिसबल, कम्प्लीटली इमिसबल। ठीक है, हो जाएगा ना।
अब लिखिए, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हाफ एन आवर हेनरी लॉ पढ़ा दीजिए। ठीक है, या नहीं तो फिर हेनरी लॉ का हाफ एन आवर का वीडियो शेयर करेंगे, देख पाएंगे? बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो उसका 2 काम करते हैं, जैसा भी आपका मर्जी रहेगा। लास्ट नहीं तो पढ़ा दूंगा, बहुत सिंपल सा है, हार्डली 15 मिनट की थ्योरी है, उस पर 4-5 प्रॉब्लम करवाना है, उतना से यहाँ पर काम से इन पर क्वेश्चन आया हुआ है। एक काम कीजिए, पढ़ा देंगे, वीडियो कितना फॉलो कीजिए, हाँ लास्ट में पढ़ा दूंगा। अभी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको प्रॉब्लम डिस्कस करना है, बट हेनरी लॉ पे भी फर्स्ट टाइम में आएगा, है ना, एनसीईआरटी में। ओके, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बताइए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब लिखिए। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी only depends on number of particles of solute, only depends on number of particle of solute। ब्रैकेट में लिखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कॉमा, it does not depend on size, shape as well as nature of particle, as well as nature of particle। एक मिनट, इसका मतलब आप समझे मैंने क्या बोला? ध्यान से इधर देखिएगा। इसका मतलब है कि कितने पार्टिकल का साइज छोटा है या बड़ा है उससे मुझे मतलब नहीं है, पार्टिकल न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है उससे भी मुझे मतलब नहीं है, ज्योमेट्री क्या है उससे भी मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल किसका? सॉल्यूट का, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टेंस, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पार्टिकल का कंडक्टेंस और चार्ज पार्टिकल कंडक्टेंस, चार्ज पार्टिकल का सोल्यूशन रहेगा तो कंडक्टिंग ज़्यादा सोल्यूशन रहेगा। प्योर वाटर का कंडक्टिंग बिहेवियर और उसमें NaCl डाल दीजिए तब कंडक्टिंग बिहेवियर कहाँ पर कब ज़्यादा रहेगा? NaCl। तो उस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल। एक लाइन लिखिए, दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन size of solute particle as well as nature of solute particle, size of solute particle as well as nature of solute particles। क्या ग्रुप में क्या मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होम असाइनमेंट शेयर किया हूँ? नहीं शेयर किया है, आज फिर से शेयर कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा कंडक्टेंस, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कंडक्टेंस। मान लेते हैं वॉल्यूम 2 लीटर है,
और ए मेरा है सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है सपोज कीजिए 1, करेक्ट। तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा सर 1/2, मोलरिटी कितना हो जाएगा यहाँ भी वॉल्यूम 2 लीटर सॉल्यूशन का। बट यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूट मेरा न्यूट्रल था, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, बट इसका भी मोल साइज भी बड़ा कर दिया, बट मोल अभी भी यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो यहाँ भी मोलरिटी सॉल्यूट कितना है, तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट शेप एज साइज एज वेल एज नेचर, न्यूट्रल है या चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट का और सेकंड का जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एक और पॉइंट लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ध्यान सुनिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट रहेगा प्लस सॉल्यूट रहेगा, क्या रहेगा सॉल्वेंट एंड ये रहेगा लिक्विड फॉर्म का, और एक कौन सा फॉर्म का रहेगा सॉलिड फॉर्म का। अभी तक क्या पढ़ रहे थे लिक्विड प्लस लिक्विड, अब यहाँ पे क्या रहेगा लिक्विड प्लस सॉलिड। फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल दीजिए, NaCl इन वाटर। NaCl जब मिक्स करने से पहले किस फॉर्म का था, लेकिन तो क्या लिक्विड प्लस सॉलिड आपस में मिक्सबल नहीं रहता है। ऑब्वियसली सो मेनी एग्जांपल है, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, NaCl सॉलिड का है लेकिन वाटर किस में था लिक्विड, मिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली 100% मिक्सिबल रहता है, राइट। बट मेरा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का नेचर क्या है, सॉल्वेंट क्या रहेगा लिक्विड, आई क्या रहेगा यस। तो इस कैटेगरी में हम लोग ए पढ़ेंगे, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट मेरा क्या रहेगा सॉलिड फॉर्म का रहेगा। बट दोनों आपस में क्या रहेगा इमिसिबल या मिसिबल, मिसिबल रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ से आप बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम जो असाइनमेंट रहेगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। मान लेते हैं लेटस सपोज ये मेरा वाटर है सॉल्वेंट और इसमें मैंने सैंड डाल दिया एज ए सॉल्यूट, सैंड मिक्स होगा भाई, ये तो डे टू डे लाइफ का है, आके बैठ जाएगा बॉटम में, सॉल्यूशन में रहेगा क्या नहीं रहेगा। तब कोई पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये सैंड की वजह से कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ेगा, इस क्यों, क्योंकि ये तो वाटर इसी के अंदर है। सर ये तो है देखने मात्र के लिए है बट ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। इसका मतलब जो भी सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन में, तो जो प्रेसिपिटेट रहेगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहाँ पे जाएगा, हो सकता है ना दिमाग में रहेगा,
ऐसा यूज यहाँ पे आएगा, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझिए। मैं एक एक पॉइंट इस डायग्राम से रिलेटेड लिखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना देके मैंने ऐसे बोल दिया कि देखिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सिल्वर नाइट्रेट और एक है NaCl, करेक्ट। अरे पता है कि नहीं, सॉल्ट और सॉल्ट का भी रिएक्शन होता है। कितना आयन है? 4 आयन्स है, Ag+, दिस वन एंड दिस वन। उसमें 2 आयन आपस में अगर टच में आ गया प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कौन? AgCl। तो मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, और A है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बन क्या जाएगा? AgCl प्लस व्हाट? NaNO3। यहाँ पे बचेगा कितना? N2 माइनस N1। ए लिमिटिंग है ना, 0। ए कितना बनेगा? N1। ए कितना बनेगा? N1। और तब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, समझ गए, मैं हिंट दिया, एक सॉल्यूशन मैं तो बता रहा हूँ अपने असाइनमेंट का। मतलब एक है हम लोग 2 लिक्विड को आपस में, 2 सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? रिएक्टिंग मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग या रिएक्टिंग? ए मोल कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो मोल कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे, और N2 N1 डायरेक्ट नहीं दूंगा, इसका M1 V1 दूंगा, M2 V2 दूंगा। आपको खुद निकालना है नंबर ऑफ मोल्स जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग, राइट। फिर लिमिटेशन भी आप ही को डिसाइड करना है। उसके बाद बोलेंगे कि अब आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, और सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया रहेगा तो सॉल्वेंट वाटर लीजिएगा। तो आपके सॉल्यूशन में व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो जब रिएक्शन ओवर हो जाएगा तो मेरे सॉल्यूशन में बचेगा सिल्वर नाइट्रेट और ए रहेगा, और ए। क्या AgCl को माइंड में रखते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे? तो जो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट आउट होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कॉलिगेटिव, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालने के लिए दे दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू के लिए सिर्फ ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और कौन रहेगा? ए रहेगा। और इसका भी कौन सा वैल्यू रिस्पॉन्सिबल रहेगा? N2 माइनस N1, क्योंकि वही आपके पास बचा हुआ है, समझे। इसका मतलब जो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो गया इस टाइप के एग्जांपल में, तो जो प्रेसिपिटेशन जिसका होता है, जो प्रेसिपिटेट आउट होता है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जो सॉल्यूशन में बना रहेगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ए तो सॉल्यूशन में बना रहेगा, ए भी सॉल्यूशन में मिक्स रहेगा, बट ए सॉल्यूशन में मिक्स नहीं रहेगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, समझे। तो इस डायग्राम को ऐसे दिखाइए और फिर नीचे लिखिए एक लाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट बोला कीजिए भाई, आप लोग भी थोड़ा बहुत समझे इस बात को। एनी solute which are precipitate out, इस एग्जाम्पल के नीचे पूरा लिखने के बाद नीचे लिखिएगा कंक्लूजन में, एनी solute which are precipitate out are not responsible for colligative property, are not responsible for colligative property। हो गया ना। हो गया, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। अब एक और पॉइंट लिखिए, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा? सॉल्वेंट इज व्हाट? लिक्विड, और सॉल्यूट इज सॉलिड। बट जो सॉल्यूट रहेगा उस सॉल्यूट का खासियत रहेगा
कि जो सॉल्यूट रहेगा कॉलिगेटिव ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, वो सॉल्यूट नीदर वोलेटाइल और ना ही फ्रीज करेगा, ना ही वोलेटाइल होगा, ना ही वेपर फेज में जाएगा और ना ही फ्रीज करेगा। करेक्ट। लिखिए, इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट्स आर नीदर फ्रीजेस नॉर वेपोराइजेस। इस पे भी प्रॉब्लम पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी सॉल्यूट हम लोग यूज करेंगे वो सॉल्यूट का नेचर क्या रहेगा, नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज। इसका मतलब क्या है, यहां देखिए, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए, आइडियली ये आइडियल सिचुएशन है। ऐसे तो समंदर के बीच में रहिएगा तो सांस लीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको सॉल्टी नजर आएगा वेपर में, ये होता है। बट जनरली आइडियली क्या है, आइडियल सिचुएशन है कि अगर NaCl का एक्वा सॉल्यूशन इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से जो वेपर बनेगा उस वेपर में सिर्फ कौन वेपराइज करेगा, H2O, ये NaCl नहीं जाएगा। पहला एग्जाम्पल, या इसका मतलब है कि जैसे जैसे इसको गर्म करेगा तो गर्म करने से इसका यहाँ से सिर्फ जाएगा कौन, सॉल्वेंट। तो नहीं लेता है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इस सॉल्यूशन का सॉल्टी टेस्ट बढ़ने लगेगा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। लिक्विड को कॉन्सेंट्रेट करने का, लिक्विड को सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करने का दो तरीका, या तो उसमें सॉल्यूट मिला दीजिए, नहीं तो सॉल्वेंट हटा दीजिए। सॉल्वेंट हटाने का तरीका ये है, करेक्ट। लेकिन उस केस में कैरेक्टर क्या रहना चाहिए, सॉल्यूट नीदर वेपोराइजेज नॉर फ्रीजेज। ऐसे करके मान लेते हैं ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है और इसको -10 डिग्री C पे रख दिए, ऑब्वियसली बर्फ बनना स्टार्ट होगा। यहाँ जो आइस बनेगा, ये जो सॉलिड होगा वो सिर्फ इसमें कौन पहले आइस में जाएगा, जब तक लिक्विड वहाँ रहेगा प्रेजेंट उसमें NaCl नहीं जाएगा। तो सर सारा का सारा आइस बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बीच में सैंडविच हो जाएगा NaCl, राइट। वो फंस गया, वो फ्रीज नहीं किया है, क्या हुआ है, फंस गया है, करेक्ट। लिक्विड कुछ वाटर में ऐसे ही सोचिए ना, वाटर में कोई एक पत्थर डाल दीजिए और वाटर को आइस बना दीजिए, पत्थर थोड़े बेचारा फ्रीज हुआ है, वो सिर्फ क्या हो गया है, उसमें सैंडविच हो गया, करेक्ट। समझे बात को। तो समथिंग लाइक दिस। तो इस पे प्रॉब्लम दूंगा, ये जो समझा रहा हूँ ना, इस पे प्रॉब्लम रहेगा, समझ में आ गया। तो जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो भी सॉल्यूशन यूज करेंगे उसमें सॉल्यूट का नेचर क्या रहेगा, ना ही वेपराइज करेगा ना ही फ्रीज करेगा। ओके एवरीवन, अब ध्यान सुनिएगा, कितना टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पे अभी जितना भी पढ़ेंगे वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो सोचकर सॉल्यूट को वाटर में डालेंगे वही निकालेंगे। एबनॉर्मल भी होता है कि आप सोचे कुछ और पेपर पे बट एक्सपेरिमेंटल कुछ और मिला। वजह NaCl का 2 मोल वाटर में डाले हैं, राइट। तो आपके माइंड में तो 2 मोल का रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट वहाँ अंदर जाकर 4 मोल का दे देगा। वजह डिसोसिएट कर गया, क्या हुआ, Na+ और
Cl माइनस में, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, साइज। NaCl पूरा कंप्लीट या Na प्लस, उससे मतलब ही नहीं है, उसको सॉल्यूट पार्टिकल से मतलब है। तो Na प्लस क्या रहेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स, Cl माइनस भी क्या रहेगा। तो ये जो सर यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो भाई ये एबनॉर्मल नेचर हुआ। आपने 2 मोल डाला और आपको मिल रहा है 4 मोल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वजह क्या बना, डिसोसिएशन। समटाइम्स आपने डाला 100 मोल 2 मोल और आपको मिल रहा है 1 मोल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली, मतलब 2 मोल आपस में जुड़ के 1 मोल हो गया। एसोसिएशन कौन सा, एसोसिएट हो गया, मोनोमर बिकम्स डाइमर, मोनोमर बिकम्स डाइमर। इसका मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन सेकंड लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या रहेगा, एबनॉर्मल। बट पहले नॉर्मल सीख लीजिए, नॉर्मल से ही एबनॉर्मल निकालने के लिए आपको आएगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग रहेगा, आप लोग फुल फॉर्म भी लिखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है मेरा सॉल्यूट, ये है मेरा सॉल्वेंट। बट सॉल्यूट का नेचर क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल, क्या रहेगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूट का P0A कितना पकड़ना है, 0, वोलेटाइल है ही नहीं, वेपर ही नहीं क्रिएट करेगा, करेक्ट। ओके, वेपर नहीं क्रिएट करेगा बट सॉल्यूशन तो बनाएगा, वेपर नहीं क्रिएट करेगा बट सॉल्यूशन तो फॉर्म करेगा। तो मेरे पास दो सिचुएशन है, एक में, और यहाँ पे मेरा B सॉल्वेंट है, इसमें प्योर B है, प्योर सॉल्वेंट क्या है स्टूडेंट, प्योर सॉल्वेंट है। और ये क्या है मेरा सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर पूछेंगे तब बोले सर टोटल प्रेशर मतलब PB, और PB का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, P0B। टोटल प्रेशर हुई इज रिस्पॉन्सिबल ओनली B, प्योर B, वैल्यू क्या रहेगा P0B, करेक्ट। यहाँ पे जब पूछेंगे एंड रॉल्स लॉ वैलिड फॉर व्हाट, रॉल्स लॉ, यहाँ भी रॉल्स लॉ वैलिड रहेगा, रॉल्स लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब निकालेंगे टोटल प्रेशर, इसका फिगर फर्स्ट हो गया, ये फिगर सेकेंड हो गया। तो फिगर फर्स्ट का इसका प्रेशर निकालिएगा तो अभी भी आप क्या लिखेंगे, P0A x है, P0A x है, अब प्लस आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि सर P0B सिर्फ लिख दीजिए। वो कब लिखते हैं, जब कम्प्लीटली इमिसिबल रहता, ये वोलेटाइल नहीं है बट मिसिबल तो है, वोलेटाइल नहीं है बट क्या है मिसिबल है। तो मिसिबल रहेगा तो आपको रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट। तो PS इक्वल टू P0A x है प्लस P0B x भी। तो यहाँ पे ए टर्म क्या हो जाएगा 0, तो PS क्या रहेगा P0B x भी, और यहाँ पे क्या रहेगा टोटल प्रेशर P0B। तो वैसा सिचुएशन जिसमें सॉल्यूशन बनाए हैं और सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है बट मिसिबल है सॉल्वेंट के साथ, और वैसा सिचुएशन जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन, इस लिक्विड और इस लिक्विड में विच लिक्विड आर मोर वोलेटाइल, फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, T इज कीपिंग कांस्टेंट, यहाँ पे दोनों का T क्या है
एट सेम टेम्परेचर विच वन आर मोर वोलेटाइल। भाई ये पी नॉट बी दे रहा है, वो क्या दे रहा है, पी नॉट बी या लेस देन पी नॉट बी। पी नॉट बी में आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम ही रहेगा ना, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में कौन सा वैल्यू ज़्यादा रहेगा, पी नॉट भी ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, पी एस। पी नॉट भी ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू, एक मिनट रुकिए अभी आप लोग, इसका मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का वोलेटाइल नेचर इस सिचुएशन के लिए जिसमें सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर का, उसका सॉल्यूशन का वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल कैरेक्टर इज लेस देन विथ रेस्पेक्ट टू वोलेटाइल नेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं, पहला लाइन बना सकते हैं, करेक्ट। और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में जितना अमाउंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि इसने डेवलप किया 2 ATM और इसका डेवलप हुआ 1.5 ATM, तो कितना अमाउंट से कम हो गया, 0.5 ATM। तो जितना अमाउंट से कम होता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पढ़िए मेरे साथ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझे। तो कोई पूछेगा कि आज के बाद की व्हाट द मीनिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले डिफाइन कहाँ रहेगा सर, डिफाइन रहेगा जहाँ पे सॉल्यूट तो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा बट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रहेगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन का दोनों का टेम्परेचर को सेम रखते हुए इसका वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जितना अमाउंट से कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट। तो इसमें एक पॉइंट बनाना है, पहला पॉइंट लिखिए, in this case volatile nature of pure solvent is more than volatile nature of pure solvent is more than solution where solute is non volatile but miscible, where solute is non volatile but miscible। ठीक है ना एवरीवन। हम लोग कितने हैं, 3, आज ज्वाइन किए हुए हैं कितने, 5 और 3 8, वजह बता रहा हूँ। नहीं पहले ही प्लेलिस्ट शेयर कर दिए हैं, बहुत पहले एक बार शेयर कर दिए थे, सारा कुछ तो वहाँ पे पढ़ाया हुआ है ही। अब वो या तो मुझसे बहुत एडवांस हो गए होंगे और नहीं तो आराम से सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, यही बात हो सकता है। बट एक बार लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मैं शेयर कर दिया था कि ठीक है आपको बोर्ड का एग्जाम या स्कूल का एक्टिविटी के लिए हेल्प हो जाए, पर चलिए किसी भी तरीके से फॉलो तो कर लें कम से कम। बट डिस्कशन क्लास को मिस मत कीजिएगा, चाहे ऑर्गेनिक का हो या फिजिकल केमिस्ट्री का हो। डिस्कशन क्लास इज मच मोर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास में तो बस कैसे क्या क्या है, बट हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, डिफरेंट प्रॉब्लम में कैसे सोचना चाहिए, वो वहाँ पे क्लियर होता है, अदरवाइज पेन ही नहीं चलेगा। ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है ऑनलाइन क्लास का, यकीन मानिए, दिस वन ऑफ द निगेटिव एस्पेक्ट। प्लस फर्स्ट टर्म का भी प्रेशर है, बट फर्स्ट टर्म का प्रेशर है तो देखिए मैंने रात का क्लास तो बहुत कम कर दिया ना, जब सिलेबस मुझे लगा कि मेरे कमांड में है मैंने ऑटोमेटिक क्लास कम कर दिया, मैं आप लोग को पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरा डेली क्लास लग रहा था। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खुद से पढ़िए, पढ़ा तो पक्का दूंगा बट पहले 1 बाय 1 करते हैं, क्योंकि क्लास ही ज़्यादा लेते रहेंगे तो जो पढ़ाए हैं उसको आप रिवीजन कब कीजिएगा, आपको सेल्फ स्टडी का भी अभी टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो सारा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। फिजिक्स में तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट देखना पड़ेगा, सैम्पल पर बनाना पड़ेगा, तो सब बनाते रहिए। मतलब मेरे तरफ से आपको अगला 1.5 मंथ के लिए बोर्ड पे ही फोकस कीजिए भाई। बोर्ड का अच्छा परसेंटेज आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा तो सेकंड टर्म का भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और उसी के लिए काम भी कर रहे हैं।
बट सैम्पल पेपर जब डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, डायरेक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैथ तो फर्स्ट टर्म का ख़त्म हो गया कैटलिस्ट में, बायो भी तो फर्स्ट टर्म का ख़त्म हो गया, बायो तो बन जाएगा ना क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का। ऑर्गेनिक का 98% पे पहुंच चुका हूँ, 95% कहिए, बायो मोलिकुल्स पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी तो मैं पूरा देख लिया, आप भी एक बार एक काम करेंगे, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं मेरी तरफ से एक बार ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी देखिएगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव से, एक एक रिएक्शन के थ्रू जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव में जो रिएक्शन का ग्रिग्नार्ड का मिलेगा अल्कोहल में, वो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ अल्केन में, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने तरीके चल रहा हूँ, बट सारा रिएक्शन में पढ़ाया हूँ A to Z। बस फिनॉल का रिएक्शन बाकी है, और भी रिएक्शन बाकी है, इसलिए अभी अल्कोहल में उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि फर्स्ट टर्म में है। बाकी अल्कोहल का जो अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन मैं यहाँ पे ही लेता हूँ, उसको बाद में देखेंगे, जो नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा ये सब टेस्ट, थोड़ा टेस्ट भी प्रैक्टिकल से देख लीजिएगा, कहीं पे है ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है कि नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा बोर्ड के लिए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सारा प्रैक्टिकल तो टेस्ट तो मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ, बट कुछ फिर भी पीडीएफ शेयर कर दूँगा, देख लीजिएगा कम से कम। ओके स्टूडेंट, बोलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का प्रेशर जितना अमाउंट से कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। करेक्ट है ना, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस व्हाट, पी एस। और यहां देखिए, अब पढ़िए इसका क्या नाम है, एलवीपी तक तो पहुंच गए, अब लगाना क्या है, आर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट बी अ माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहां देखिए, इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, पी एस के बदले पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, क्या पी नॉट बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पी नॉट बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पढ़िए तो, वन माइनस एक्स बी, और 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू क्या, एक्स से लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू वाट, एक्स। लास्ट में और एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आना भी चाहिए था, बिकॉज ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी के बराबर होना चाहिए था। एक मिनट, एक्स का वैल्यू ज़्यादा, एक्स का वैल्यू ज़्यादा, तो ए वैल्यू ज़्यादा, और एक्स है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। अब यहाँ से तो सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, एक्स के लिए आप ये लिख सकते हैं एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, करेक्ट। अब मैं आपको दूंगा क्या, सपोज कीजिए आपको पी नॉट बी बता दिए, क्या देखिए, पी नॉट बी और पी एस बता दिए, क्या क्या, पी नॉट बी और पी एस, और ए का मास बता दिए, क्या बता दिए, कि कितना मास मैंने डिजॉल्व किया, और तब मैं ए का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूँ, निकल जाएगा भाई, मास बाई मोलर मास, करेक्ट। और बी पता रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो सॉल्वेंट एज ए वाटर ले लीजिएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम असाइनमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो इस पर प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। पी नॉट बी माइनस पी एस
और डिवाइड बाई पी नॉट बी इक्वल टू क्या है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, करेक्ट है ना। स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, एक ही बात है, अलग बात है, सेम बात, जस्ट उल्टा कर दिए। बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बी बाई एन ए लिख सकते हैं। तो पी नॉट बी माइनस पी एस माइनस वन इक्वल टू एन बी बाई एन लिख सकते हैं। देखिए तो क्या आएगा, सही है। अब उल्टा कर सकते हैं ना, यहाँ तक आने को तो उल्टा कर सकते हैं भाई। ये फार्मूला यहाँ से ही तो लाए हैं, इसका मतलब, बट दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज, यहाँ पर नीचे पी नोट भी रहेगा, उसको बोलेंगे। यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाई पी एस है। रिलेटिव लोअरिंग इसको बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाई पी नॉट बी, बट यहाँ पे क्या है, पी एस। तो इसको रिलेटेड आर एल वी पी मत मान लीजिएगा, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं। वजह इसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग इस फार्मूला पे आए हैं। तो मैं जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस फार्मूला से ज़्यादा बढ़ना, मतलब प्रेफर करता हूँ बढ़ना। वजह यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कम दिखता है, एन ए बाई एन बी, यहाँ पे क्या रहता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव लगता है, बट ये थोड़ा कम लगता है, करेक्ट। तो दोनों फार्मूला लिखिए। हो जाएगा ना। तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो क्लियर कट समझ में आ गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए, इस केस में आपका प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है, जल्दी बोलते रहिएगा। वोलेटाइल। और सॉल्यूशन, इस केस में आपका प्योर सॉल्वेंट, जो भी जानते हैं प्लीज बोलना है। सर प्योर सॉल्वेंट तो आप ही नहीं बोला, वोलेटाइल है, राइट। और सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन इज ऑल्सो वोलेटाइल। सॉल्यूशन का सॉल्वेंट तो जा रहा है ना वेपर फेज में, हाँ सॉल्यूट नहीं जा रहा है, बट कोई तो जा रहा है, तो ओवरऑल नेचर उसका भी क्या है, वोलेटाइल है, राइट। बट विच वन इज मोर वोलेटाइल, प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन इज लेस वोलेटाइल, करेक्ट। और फर्स्ट क्लास को याद रखिए, फर्स्ट क्लास में वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ में ड्रॉ किया था, याद है आप लोग को, ड्रॉ कीजिए। ये ग्राफ हम लोग को यूज में आएगा, बहुत विगरसली यूज में आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है।
देखिए, मैं दो ग्राफ दिखाया, दो लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिखाया। दोनों ग्राफ में से बताइए कौन सा ग्राफ ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, किसका टेम्परेचर के साथ सेंसिटिविटी ज़्यादा है? दिस वन, राइट। एक कैसा है, मोर वोलेटाइल रहेगा, अरे क्या कैसा रहेगा, लेस वोलेटाइल। यहाँ पे सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसका ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, इसका कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या रहेगा, लेस वोलेटाइल। यहाँ से क्या समझे, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये दो ग्राफ है, जिसमें एक ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का है और दूसरा सॉल्यूशन का है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का? ए सॉल्वेंट का। अरे किसका रहेगा, समझे? उस ग्राफ का कितना बढ़िया यूज है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो तो लगा क्यों पढ़ रहे हैं, अभी देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब एक मिनट, स्टूडेंट अगर इसमें ध्यान से यहाँ देखिए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ऑनलाइन है स्टूडेंट? अब इसमें अगर सॉल्वेंट मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, मतलब डाइल्यूशन, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसके बीच में गैप ज़्यादा होगा या कम होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या था, पी नॉट बी माइनस पी एस, और पी एस कितना था, एक्स बी। बातों को समझिए, करेक्ट है ना? एक से ज़्यादा ए वैल्यू ज़्यादा, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा, मतलब इसके बीच में गैप ज़्यादा, कम से कम। लेकिन अगर एक से का वैल्यू कम, तो एक से का वैल्यू कम कब होगा, जब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा मतलब डाइल्यूशन। इसका मतलब डाइल्यूशन अगर ज़्यादा करेंगे, सॉल्वेंट ज़्यादा मिलाएंगे, तो ऑब्वियसली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम दिखेगा, मतलब इसके बीच में गैप कम रहेगा। इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में गैप ज़्यादा या कम, कम। और अगर सॉल्यूट ज़्यादा तो गैप ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना? इसका मतलब गैप बिटवीन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, एक मिनट, गैप बिटवीन ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट एंड ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। लिखिए, गैप बिटवीन ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट, इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं इसलिए नीचे लिखिएगा, गैप बिटवीन ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट and graph of solution directly proportional to amount of solute। यह सॉल्यूशन फर्स्ट, यह सॉल्यूशन सेकेंड। तीन ग्राफ है, सेम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन और सेम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन, बट दो अलग अलग सॉल्यूशन। ऐसा ग्राफ दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा और इसमें सॉल्यूट कम रहेगा। समझ गए? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा एटलीस्ट नीट में। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, concentration of second solution greater than
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया ना। ओके एवरीवन, आप लोग क्लास 7 निकालिए। एक्सरसाइज 1 लेकर आइए हार्ड कॉपी। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया विच मस्ट बी डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट फाइनल सॉल्यूशन हैज वेपर प्रेशर 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मान लेते हैं प्योर वाटर, हम लोग सॉल्वेंट को बी से इंडिकेट करते हैं, इसको पी नॉट मैं मान लेता हूँ। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी एस, एक फार्मूला भी तो था, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। करेक्ट, कैलकुलेशन इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पी नॉट अब माइनस, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 2% कम हो गया तो कितना रहा 0.98 और डिवाइड बाय 0.98 पी नॉट इक्वल टू मास ऑफ यूरिया, और यूरिया का मोलर मास कितना 60 और डिवाइडेड बाय 400 और डिवाइड बाय 18। क्या मैंने सही लिखा? पी नॉट और पी नॉट आपस में कैंसिल। ओनली अननोन इज व्हाट
एम मास, क्या यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे मास? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कैलकुलेशन हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेशन पार्ट आपका निकाल लीजिएगा। यूरिया का मोलर मास 60 है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। इसमें 2 एक्सरसाइज है और दोनों एक्सरसाइज में क्लास असाइनमेंट इसका नाम दिया हूँ, मतलब इसको मैं क्लास में एक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बिफोर फर्स्ट टर्म फर्स्ट, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन तो बन जाएगा ना एग्जाम में, पक्का? ओके। नाइट्रोजन का बन जाएगा, नाइट्रोजन का बस एक ही क्लास बचा हुआ है, ये बार बार आ रहा है, NH3 प्लस एक्सेस ऑफ Cl2 NCl3। इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो कैटलिस्ट का बुकलेट बना मिला है ना, रिवर्स कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा और उसमें आंसर को रटना पड़ता है कि अच्छा ये इसमें ये होता है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है उसका। टेन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन मतलब समझ रहे हैं, प्रोपानोन। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस वन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन इज दिस वन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। P0 B माइनस PS बाई PS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Na बाई NB। P0 B कितना है, सॉल्वेंट यहाँ पे एसीटोन है 283 माइनस 271 और डिवाइड बाई 271 इक्वल टू 10 बाई MA और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 80 बाई एसीटोन का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज एसीटोन 36 अब प्लस 6 प्लस 16 यही रहेगा ना। फिफ्टी एट रहेगा। ओनली अननोन इज व्हाट, कैलकुलेशन कर लेंगे घर पे। फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ एम ए। क्वेश्चन नंबर 12,
12 में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 180 ग्राम ऑफ वाटर इज 20 torr. If 1 mole of water is further added into the solution, increases by 0.02 torr. Calculate vapor pressure of pure water and molecular weight of non volatile solute. समझ में आ गया क्वेश्चन? पी नॉट अब माइनस पी एस कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में 20 और डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 6 बाई एम ए डिवाइड बाई 180 बाई 18। ये आप लोग समझ पाए कि मैंने क्या किया, एन ए बाई एन बी, एन ए बाई एन ए, ये क्या है एन। यहाँ इस इक्वेशन में कितना अननोन है स्टूडेंट? सर 2 अननोन है, सॉल्व नहीं होगा। बट अगर एक और इक्वेशन देते तो तब तो सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, पी नॉट करेक्ट, बट एक्स्ट्रा सॉल्यूट सॉल्व, यहाँ देखिएगा पी नॉट और माइनस, अब कितना हो गया, इंक्रीज करके ना सोल्यूशन का, और डिवाइड बाई 20.02। बट उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाए हैं, सॉल्वेंट मिलाए हैं। सॉल्यूट तो अभी भी 6 ग्राम रहेगा, 6 बाई एम ए और डिवाइडेड बाई 180 बाई 18। ये तो पहले से ही था 10। अब सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो एम ए में कैंसिल, तो वहाँ से आपको पी नोट मिल जाएगा, और किसी एक में पी नोट पुट कर दीजिएगा तो एम ए मिल जाएगा। तो क्या डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द वैल्यू ऑफ पी नोट एंड एम ए। ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पी नोट एंड एम ए। बट जो भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो नॉर्मल, इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन हम लोग नहीं बोले हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ। इसको हटाएं, एक क्वेश्चन नंबर 12 था। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट मुझे लगता है कि उससे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का फिर से एक बार डिफिनेशन रिमाइंड देना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज the temperature at which
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोटा मोटी ग्राउंड पे तो 180 भी रहता है, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 का एक लाइन खींच दिया। बट लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तो ऐसे ही जाता है। तो जहाँ पे ए ग्राफ मेरे लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जहाँ पे 180 का लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब वहाँ पे 180 हो गया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टेम्परेचर रहेगा, इसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसके क्रॉसपॉन्डिंग, करेक्ट, क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? अब देखिए इतना मेहनत जो हम लोग किए हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। मेरे पास 2 लिक्विड है, वी हैव 2 लिक्विड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लेकिन जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा? वोलेटाइल, और सॉल्यूट क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल। बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर मिक्सिंग, मिसिबल, राइट? ऐसा नहीं कि सॉल्यूट डाल रहे हैं तो नॉट लाइक सैंड कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, करेक्ट? तो उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना अमाउंट से बढ़ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का पहले बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, लाइक वाटर 100 डिग्री से, बट उसमें NaCl डाल देंगे, तो NaCl का जिसमें सॉल्वेंट वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा दिखेगा। कितना से? और जितना अमाउंट से ज़्यादा दिखेगा उसी को क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जितना अमाउंट से बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट इस चीज़ को ज़्यादा आप ग्राफ से फिल कीजिएगा। ये है P वर्सेस T, और मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ किया। बताइए, अगर मैंने बोल दिया कि एक ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का है, दूसरा उसी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन का है, जिसमें सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो कौन सा ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का है, कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का है? आज के क्लास में ही तो बताए थे। एक किसका रहेगा? सॉल्वेंट का रहेगा, एग्री? एक किसका रहेगा? सॉल्यूशन का रहेगा। इसका ग्राफ नीचे क्यों रखे? लेस वोलेटाइल था। इसका ग्राफ ऊपर क्यों रखे? मोर वोलेटाइल। लेकिन एक कौन सा लाइन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये कहाँ पे? ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कहाँ पे कट किया 180 को? यहाँ पे। तो दिस इज द व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलिए इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम रहा या ज़्यादा हो गया? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया, और जितना अमाउंट से ज़्यादा हुआ यही आपका क्या है? डेल्टा टीबी है। समझ में आ गया? तो जो एनसीईआरटी में ऐसे ग्राफ दिखाया रहता है उस ग्राफ को आप समझ गए 100%। और सॉल्यूशन में अगर कौन सा सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ और क्लोज जाएगा या दूर जाएगा? और दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट? ऐसा तो क्या सर इनडायरेक्टली ये लॉरिंग और वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। इन दोनों ग्राफ के बीच में गैप ज़्यादा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा, गैप ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो ज़्यादा, करेक्ट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज का इतना ही रखना चाहिए। 1 से 2 क्लास के अंदर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरी कवर हो जाएगा। फिर हम लोग सारे बैच को एक साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? बट कल याद रहेगा ना क्या?